हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आप लोगों का पेपर कोड 106 जो था, इसका तो एग्ज़ाम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम वही। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देख के जाएं। आप लोगों का 6-7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक पेपर कोड 107 का अपलोड कर दिया है, जाके चैनल पे देख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में, ठीक है, पेपर कोड 107 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अपलोड जो इसमें ऐड तो है, और उसके साथ जो अलग क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा पांचों यूनिट जो है आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर कोड 107 और यूनिट आपकी फर्स्ट रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है कि मूल्यांकन दो शब्दों के योग से बना है, किससे? मूल्य और अंकन दोनों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? तो मूल्यांकन की जो प्रकृति है आपकी गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि मूल्यांकन किस पर आधारित है? तो उद्देश्य और पाठ्य वस्तु दोनों पर आधारित है। सी करेक्ट हो जाएगा। और मापन व मूल्यांकन क्रमशः होते हैं। तो मापन और मूल्यांकन क्या? मापन अगर आप करेंगे किसी चीज़ का, जैसे अपना ही वेट मापन करेंगे, तो क्या उसका गुण रहेगा 5 किलो 10 किलो, और अगर लंबाई ना तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 फुट, तो क्या आप उसके गुण को बोध कर रहे हैं? तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। योग्यता नहीं, उसका संख्या में होगा 5 किलो 10 किलो या 4 फुट 5 फुट। ठीक है, तो संख्या होगा और मूल्यांकन आपका गुणबोधक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि आकलन एक प्रक्रिया है। तो आकलन आपका योगात्मक और रचनात्मक ए और बी दोनों है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि आकलन की विशेषता है। तो आकलन की विशेषता आपकी उपयोगिता भी है, वैधता भी है और व्यवहारिकता भी है। ठीक है, यानी ये सभी आपके जो है करेक्ट आंसर सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख लेते हैं कि आकलन का आशय है। तो आकलन का आशय क्या है? सूचनाओं को एकत्रित करने की जो है प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर दिया है कि मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन आपका क्या है? साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि मूल्यांकन है कैसी प्रक्रिया? द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय या चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? तो मूल्यांकन के आपके 2 प्रकार हैं, फॉर्मेटिव और सॉमेटिव। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा सतत एवं जो आपका व्यापक मूल्यांकन द्वारा। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो अच्छा मूल्यांकन की विशेषता वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, न्यायसंगत, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन सहायक है। तो मूल्यांकन सहायक किसमें है? तो संचयी अभिलेख तैयार करने में, शिक्षक के व्यवहार को सुधार लाने में, अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति करने में, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि आकलन के प्रकार हैं। तो आकलन के प्रकार आपके संरचनात्मक और योगात्मक आकलन, यानी उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि आकलन की विशेषता क्या है? तो शिक्षक का मूल्यांकन शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, यानी ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आकलन की विशेषता क्या है? तो आकलन की विशेषता है विश्वसनीयता, मानकीकरण, वैधता, यानी उपयुक्त सभी। आकलन का पैमाना क्या है? तो नामित मापन, क्रमित मापन, अंतराल मापन, उपयुक्त सभी। तो 17 का जो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? सीमित है, व्यापक है, या दोनों है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र आपका व्यापक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मूल्यांकन में आपका शिक्षक का भी अध्ययन किया जाता है और छात्र का भी अध्ययन किया जाता है, यानी दोनों लोगों का किया जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। जैसा कि मूल्यांकन कैसे करते हैं, आप जो आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो टीचर तो आपका क्वेश्चन पूछ के आपके जो है आकलन तो करेगा, ठीक है, और छात्र भी टीचर का आकलन करता है कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते हैं। और यहाँ पे मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मूल्यांकन में भी आपका शिक्षक और छात्र दोनों का जो है आपका अध्ययन किया जाता है, यानी मूल्यांकन हो या चाहे आकलन हो दोनों में किया जाता है, ठीक है, शिक्षक और छात्र का। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, तो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र आपका व्यापक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि आकलन एक प्रक्रिया है, तो योगात्मक और रचनात्मक ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय में हो उसको मानकर चला जाता है, तो यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका रेमर्स व गेज का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देख लेते हैं कि अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है, तो अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत आपका प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान है, सिवाय किसके सिवाय आपका सीखने का आकलन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया हुआ है कि अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होगा, तो अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होगा, तो प्रेरणा के लिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है, तो आकलन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, आपका शैक्षिक उद्देश्यों से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि आकलन क्षेत्र होता है, तो शैक्षिक उपलब्धियों की पता लगाने में, वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया कि आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, यानी जो आकलन है मूल्यांकन का ये एक पार्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य है, तो आकलन और मूल्यांकन का कार्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना, निर्णय लेना, यानी ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन के प्रकार है, तो मूल्यांकन के प्रकार आपका मौखिक, साक्षात्कार, लिखित, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की जो प्रकृति कैसी है, तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को आपका किस रूप में माना जाता है, त्रिभुजाकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य से केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है, तो उद्देश्य से केंद्रित जो आपका किसका लक्ष्य है, तो मूल्यांकन का है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर दिया है कि मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शिक्षक एवं छात्र दोनों का किया जाता है, ठीक है, किसका किया जाता है, दोनों लोगों का किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो रचनात्मक आकलन के लिए कौन उचित उपकरण नहीं है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्र परीक्षा, ठीक है। ये अगर सत्र परीक्षा है तो योगात्मक आकलन का जो है उचित उपकरण है, किसका, योगात्मक आकलन का। अगर यहीं पे बात किया जाए कि जो अल्पकालीन आकलन के लिए कौन होता है, तो अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, तो वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, लेकिन दीर्घकालीन की बात की जाए तब कहेंगे योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रचनात्मक आकलन के लिए आपका मौखिक प्रश्न करके आप लोग जो है आकलन करेंगे, दत्त कार्य करके देके, उसके बाद प्रश्नोत्तरी खेल के माध्यम से, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि वर्तमान समय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन है, तो पहले ये आपका 10+2 था, इसको परिवर्तन करके क्या कर दिया, 5+3+3+4 कर दिया गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि 12वीं बोर्ड में परीक्षा का जो फार्मूला है, तो 12वीं बोर्ड में परीक्षा का जो आपका फार्मूला क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है,
तो किसके अनुसार है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पटेल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? तो मूल्यांकन का जो आपका क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? स्वाभाविककरण होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सत्य असत्य, सही गलत एवं हाँ ना उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 14 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है। तो यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन आपका कार्टर वी गुड का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि समाज की शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो समाज की शिक्षा के जो है आपका किसी भी कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यह कथन भी आपका कार्टर वी गुड का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि देश के भावी कर्णधार माध्यमिक शिक्षा के ही ढांचे में बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो यह कथन बताइए किसका है? तो आत्मानंद मिश्र का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यहाँ पे किसकी ओर इशारा करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, सीखने का आकलन, आकलन का सीखना। तो बताइए जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह कह रहा है क्या? सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो क्या होगा? सीखने के लिए आकलन। अगला है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है आपका? छात्रों की प्रगति का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन निर्णयों के लिए कौन सहायक है? जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था कि दीर्घकालीन निर्णयों के लिए कौन सहायक है और अल्पकालीन। तो अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए आपका कौन है? संरचनात्मक मूल्यांकन। और दीर्घकालीन के लिए पूछे जाए तो आपका योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि दीर्घकालीन निर्णयों के लिए सहायक है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का आपका ए हो जाएगा। और थोड़े समय के लिए यानी अल्पकालीन संरचनात्मक हो जाएगा। तब वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता होना आवश्यक है? तो ये आपका विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता यानी सभी होना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं इसमें से जो आपका थोड़ा सा और क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिला है, मूल्यधन अंकन। ये तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है। तो मूल्यांकन का निर्माण होता है। और आगे देखते हैं मापन प्रक्रिया में किसी वस्तु को क्या प्रदान किया जाता है? तो मापन प्रक्रिया में आपका संख्या प्रदान किया जाता है। ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी वस्तु का निर्धारित किया जाता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में आपका गुणबोधक व संख्या दोनों का निर्धारित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का रूप है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया का आपका रूप क्या है? त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड यूनिट के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि भारतीय शिक्षा आयोग का जो है गठन कब किया गया? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 जनवरी 1882 को किया गया। अगला है कि ताराचंद्र समिति का गठन कब हुआ? तो ताराचंद्र समिति का गठन आपका 1948 में हुआ। सैडलर शिक्षा आयोग का जो है गठन कब हुआ? तो सैडलर शिक्षा आयोग का गठन आपका 1917 में हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आचार्य नरेंद्र देव समिति की जो है स्थापना कब हुई? तो 1939 में हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है गठन कब हुआ? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछेगा माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो 28 अगस्त 1953 को। ठीक है। कितने इसमें जो पृष्ठ थे? तो 244 पृष्ठ थे। कितने अध्याय थे? तो 14 अध्याय थे। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो आपके
मुदालियर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया? तो कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों ने। भारतीय शिक्षा आयोग में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या 20 है। हंटर आयोग, ठीक है, जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है ये आपका हंटर ही आयोग है, और 20 में से आपके 7 भारतीय थे। यही पूछा गया कि हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ये वाला तो हो गया, ये तो फर्स्ट यूनिट का था। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ शुरू है, ठीक है। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। सचिव की बात की जाए, हंटर आयोग के सचिव कौन थे? तो आपके सचिव BL राइस थे। अगला है कि हंटर आयोग का प्रतिवेदन कितने पन्नों में प्रस्तुत किया गया? तो हंटर जो आयोग है इसका कितने पन्नों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? तो 600 पन्नों में प्रस्तुत किया गया। अगला है कि हंटर आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तो हंटर आयोग का जो प्रतिवेदन है कब प्रस्तुत किया गया? आपका मार्च 1883 में। कोठारी कमीशन का जो है गठन कब हुआ? तो कोठारी कमीशन का गठन आपका 1964 में हुआ। कोठारी आयोग द्वारा संबंधित भाषा से अनुशंसित नीति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभाषा सूत्र से। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आधारित थी। तो कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट है आधारित थी, तो ये आपका शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा में निवेश करने की सिफारिश की। तो यह कितना परसेंट था? तो ये आपका 6% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड का जो है प्रयोग किस आयोग में जो है कहा गया? तो किस आयोग में कहा गया? NEP 1986। प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन किस पर जोर दिया? तो प्राथमिक शिक्षा का जो मूल्यांकन है आपका हंटर आयोग 1882। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि NEP 2020 में समिति का नाम था, तो कस्तूरी रंगन समिति भी थी, वही नाम वही था समिति, और आपके अध्यक्ष भी वही थे। कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया? तो कस्तूरी रंगन समिति का जो आपका गठन कब किया गया? तो कब किया गया? आपका जून 2017 में। आगे की NEP 2020 की मंजूरी कब दी गई? तो NEP 2020 को जो है मंजूरी कब दी गई? आपका 29 जुलाई 2020 को। अगला है कि आपका MHRD का नाम बदलकर, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। अगला क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा और सीखने, शिक्षा और व्यवसाय, शिक्षा, यानी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य पूछा है, ठीक है। तो उद्देश्य आपका शिक्षा और सीखना ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? शिक्षा और सीखना। अगला क्वेश्चन है 26 देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों का मानक रखे गए? तो विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों का मानक रखा गया? तो कितने विधियों का मूल्यांकन रखा गया? आपका 7 विधियों का। अगला क्वेश्चन है 6 विधियों का। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा सुधार की आवश्यकता है। तो परीक्षा सुधार की आवश्यकता आपका लचीलेपन के लिए, प्रतिभा के विकास के लिए, उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का जो है गठन कब किया गया? तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन आपका 3 जनवरी 1882 को। भारतीय शिक्षा आयोग का जो अन्य नाम क्या है? तो भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम आपका हंटर आयोग है। आगे के माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम आपका मुदालियर आयोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 30 का। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज था? तो कितने पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज था? आपका 244 पृष्ठों का। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्तुतियों में गुण है, तो क्या गुण है आपका? शिक्षा का व्यापक उद्देश्य, शिक्षा का माध्यमिक मातृभाषा, शिक्षकों की दशा में सुधार, यानी इनमें से सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य निर्धारित किया? तो मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का आपका लोकतांत्रिक नागरिकों का विकास,
व्यवसायिक कुशलता में उन्नति और व्यक्तित्व का विकास यानी उपयुक्त जो है आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोग का गठन किस भारत सरकार ने जो है कब किया? तो शिक्षा आयोग का गठन आपका कब किया गया? 14 जुलाई 1964 को। कोठारी आयोग के जो सदस्य थे, तो कोठारी आयोग के सदस्य आपका ये आपके श्री PN कृपाल, श्री JF मैकडूगन, श्री JP नायक, यानी उपयुक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा आयोग 1964 का जो अन्य नाम है, तो शिक्षा आयोग 1964 का जो अन्य नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा आयोग ने अपनी स्तुतियों को कितने खंडों में विभक्त किया? तो कितने खंडों में विभक्त किया है? आपका 8 खंडों में। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे, तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? आपका उत्पादन क्षमता एवं आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और प्रजातंत्र का संरक्षण एवं संवर्धन, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो पहली शिक्षा नीति तो आप क्या, तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 1900 जो आपका 68 की है, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरी बात की जाए, दूसरा आपका कौन है? तो दूसरा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 1986 है। और तीसरी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन है? तो NEP 2020 है, ठीक है। तो जो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो जो करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन गलत दिया गया, तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा, ठीक है। और दूसरी अगर पूछ दिया जाए तो दूसरी 1986, अगर पहली पूछ दिया जाए तो 1968। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, ये जो है ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, तो NEP 2020 होगा। अगला है कि NEP 1986 के दस्तावेज कितने भागों में विभक्त है? तो कितने भागों में विभक्त है? 24 खंडों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा के प्रमुख स्तंभ, तो शिक्षा के प्रमुख स्तंभ कौन है? शिक्षक है, और उसके बाद आपका विद्यार्थी है और स्कूल है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि शिक्षा प्रक्रिया की असफलता सफलता का आकलन होता है। तो शिक्षा प्रक्रिया की असफलता और सफलता का आकलन होता है आपका परीक्षा प्रणाली से। हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यमिक शिक्षा सबसे आपका निर्बल, ठीक है, सबसे निर्बल कड़ी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, इसे तत्काल सुधारो। तो यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन आपका राधा कृष्णन समिति का है। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न होने की दोषी कौन कौन है? तो समाज, छात्र और शिक्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। विभिन्न विषयों में छात्रों का परीक्षक द्वारा परीक्षा में उपलब्धि का मापन क्या है? तो उपलब्धि का मापन आपका क्या है? अंक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक सेमेस्टर लगभग कितने माह का होता है? तो सामान्यतः एक सेमेस्टर आपका कितने माह का होता है? 6 माह का होता है। निबंधात्मक परीक्षण का मुख्य विशेषता क्या है? तो निबंधात्मक परीक्षण की आपकी मुख्य विशेषता आपकी क्या होगी? तो निबंधात्मक परीक्षण में आपका वैधता नहीं होता है। वैधता किस में होता है? वस्तुनिष्ठता में होता है। अगर वस्तुनिष्ठता दिया रहता तब सही रहता है, लेकिन निबंधात्मक परीक्षण में वैधता नहीं होती है, उपयोगिता भी नहीं होती है और विश्वसनीयता भी नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। अगर यहीं पे ये रहता आपका वस्तुनिष्ठता परीक्षण की मुख्य विशेषता है, तब वैधता भी हो जाता, उपयोगिता भी हो जाता, विश्वसनीयता भी हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, परीक्षा का उद्देश्य है। तो परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पर विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, यानी ये आपके दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया है कि प्रणाली उपागम के जो है आपके सोपान है। तो प्रणाली उपागम के आपके कितने सोपान है? तो आपके 3 हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो कक्षा में बैठाकर मूल्यांकन, बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देकर मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के 3 स्तर हैं। तो शिक्षण के आपके कौन 3 स्तर हैं? चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। तो कौन कौन है? 3 स्तर है, चिंतन, बोध और स्मृति। अगर यहीं पे बात किया जाए स्मृति स्तर किसने दिया था? तो स्मृति स्तर आपका किसने दिया था?
और बोध स्तर किसने दिया था और चिंतन स्तर किसने दिया था? तो स्मृति स्तर आपका हर्बर्ट ने दिया था। और यहाँ पे बोध स्तर की बात की जाए तो बोध स्तर का जो किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। और चिंतन स्तर आपका हंट ने दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्वविद्यालय के किन मूल्यांकन विधियों के मानक रखे गए? तो विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों का मानक रखा गया? तो ये आपका 6। परीक्षा सुधार की आवश्यकता है, तो परीक्षा सुधार की आवश्यकता क्या है? प्रतिभा के विकास के लिए, लचीलेपन के लिए, उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार्किक वैधता मापता है, तो तार्किक वैधता क्या मापता है? तार्किक विश्लेषण। मानक के प्रकार है, तो मानक के आपके आयु जो और दिया है आपका श्रेणी ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि तार्किक वैधता के घटक हैं, तो तार्किक वैधता का आपका घटक कौन कौन है? अनुक्रिया विन्यास, संबंधता, अनुभाविक और उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा कृष्ण आयोग कहलाता है, तो राधा कृष्णन आयोग क्या कहलाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आयु मानक का उपयोग होता है, तो आयु मानक का उपयोग होता है बुद्धि परीक्षण में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ से आपका जो है तीसरी यूनिट आप लोगों की प्रारंभ होती है। 2 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो तीसरी यूनिट यहाँ पे पेपर कोड 107 का। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शिक्षण कला व तकनीकी पुस्तक किसकी है? तो शिक्षण कला व तकनीकी आपका पुस्तक है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की। मूल्यांकन की आवश्यकता है, तो मूल्यांकन की आवश्यकता कैसी है? तो कैसी आपकी आवश्यकता है? शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, प्रगति ज्ञात करने के लिए, पाठ्यक्रम की व्याख्या व संशोधन के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण से जानकारी होती है, तो उपलब्धि परीक्षण से आपकी शैक्षिक उपलब्धियों की, शैक्षिक कमजोरियों की, दोनों की होती है। ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण में महत्व दिया जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण में आपका किसका महत्व दिया जाता है? गलत उत्तरों का महत्व दिया जाता है। गलत उत्तरों का पता लेकर के तभी निदान किया जाता है। ठीक है, नवीन प्रकार का परीक्षण किस परीक्षण का अन्य नाम है? तो नवीन प्रकार की जो परीक्षण है उसका अन्य नाम आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्पित है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करती है। तो यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन आपका ईबीएल का है। अगला है कि उपलब्धि परीक्षण बनाने का मुख्य सोपान है, तो उपलब्धि परीक्षण बनाने का मुख्य सोपान आपका क्या है? परीक्षण का ही योजना बनाना, तैयारी, परीक्षण का अंतिम प्रारूप यानी उपयुक्त आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है यहाँ पे, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग है, तो उपलब्धि परीक्षण का आपका उपयोग अनुपस्थितियाँ अथवा श्रेणी प्रदान करना, अगली कक्षा में पदोन्नति, विभिन्न सेवाओं में चयन यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की आपकी विशेषता वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? तो 10वां का जो क्या होगा? तो पर्याप्त नमूनाकरण वस्तुनिष्ठ को पूछा है, इसमें नहीं पर्याप्त नमूनाकरण होता है। आपका अंकन में भी सुविधा करने की आपके अच्छा रहता है, ये आपका नहीं होता है। दोष यही है उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, यानी आप अनुमान से भी उत्तर लगाएंगे तो सही हो सकता है। ठीक है, यही इसका दोष है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग अगला इसमें देख लेते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण का विशेषता है, तो यहाँ पे आपका अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा का उपयोग, सुलेख यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया है अगला कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो वह परीक्षण कहलाता है। तो वह परीक्षण आपका क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैधता। उपलब्धि परीक्षण का विशेष क्षेत्र होता है, तो उपलब्धि परीक्षण का जो आपका विशेष क्षेत्र है क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण का आपका जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट होगा। आप लोग ध्यान लीजिए, और ए और बी दोनों नहीं होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था क्लास में कि ये भी दोनों, लेकिन इसमें आपका व्यापक ही होगा, गलती से बता दिया था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है? तो कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है, उत्तरों का अनुमान लगाना संभव नहीं, ये तो विशेषता है। निबंध में आप लोग
निबंधात्मक प्रश्न में आप लोग उत्तर अनुमान से नहीं लगा सकते। सही है, ये तो विशेषता है। प्रश्नों का निर्माण करना आसान रहता है, ये भी सही है, प्रश्नों का निर्माण करना आसान रहता है। परीक्षार्थी के विचार अभिव्यक्त करने में भी यानी स्वतंत्रता रहती है, बच्चों को अपनी स्वतंत्रता अपने हिसाब से जो मन करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, यानी अंक देने में टीचर को इसमें जो है वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि SRA उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मेट्रोपॉलिटन उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण कब हुआ? तो 1920 में। कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण कब हुआ? तो 1957 में। उपलब्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा यानी उपयुक्त सभी। अयोवा उपलब्धि परीक्षण माला की स्थापना कब हुआ? तो 1925 में हुआ। कोऑपरेटिव उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो 1948 में हुआ। अगला देख लेते हैं कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु आवश्यकता आपका शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में जानकारी, छात्रों के शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए शिक्षण विधियों में सुधार यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला दिया है कि डोमन परीक्षण कहा जाता है। तो डोमन परीक्षण आपका क्या कहा जाता है? आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण का अन्य नाम क्या है? तो कौशल परीक्षण, मानक आधार परीक्षण, उद्देश्य परीक्षण यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, ग्लेजर और पामहम और ह्यूसेक ने 1962 में सबसे पहले किस परीक्षण का प्रतिपादन किया? तो मानदंड संदर्भित परीक्षण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अध्यापक निर्मित परीक्षण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अध्यापक निर्मित परीक्षण को 3 वर्गों में बांटा गया। अध्यापक निर्मित परीक्षण के जो प्रकार हैं कौन कौन से? निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, लघु उत्तरी परीक्षण यानी उपयुक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि निबंधात्मक परीक्षण का अन्य नाम क्या है? तो निबंधात्मक परीक्षण का अन्य नाम आपका आत्मनिष्ठ परीक्षण। अगला है निबंधात्मक परीक्षण की जो विशेषता है, तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता व वैधता में बढ़ोतरी संभव, नकल करने की कम संभावना, लेखन शैली का निर्णय, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निबंधात्मक परीक्षण की सीमाएं नहीं है। तो निबंधात्मक परीक्षण की क्या सीमाएं नहीं है? तो आत्मनिष्ठ, फलांकन व्यवस्था, रटने की प्रोत्साहन, कम विश्वसनीयता, अधिक विश्वसनीयता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक विश्वसनीयता, ठीक है, नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पेज वाला आपका तीसरी यूनिट का लास्ट ही है, ठीक है, यह देख लेते हैं। आपको अच्छे से अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पढ़ दूंगा, आपको अच्छे से दिखाए। निबंधात्मक परीक्षण का महत्व है। निबंधात्मक परीक्षण का जो महत्व क्या है? जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो, जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ठीक है। निबंधात्मक परीक्षण में जब परीक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो और जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, और जब समस्या का जो तत्काल अध्ययन करना हो, तो दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपका? परीक्षा प्रणाली में सुधार, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ाना यानी उपयुक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, कितने होने चाहिए आपके? 20। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या जो है होनी चाहिए, तो निबंधात्मक प्रश्नों के होने चाहिए कितने? आपके 5। अगला है कि ईवी वैसल के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। तो ईवी वैसल के अनुसार आपका मूल्यांकन एक क्या प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है। उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो उपलब्धि परीक्षण की जो आपकी गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? प्रश्नों की गुणवत्ता पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की उपयोगिता प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या कारण है आपका?
निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के निर्माण विधि के कितने सोपान हैं, तो कितने सोपान हैं आपके 4। और अगला है कि स्टनले तथा रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सोपान हैं, तो आपका नियोजन, पदों की रचना, परीक्षण की जांच यानी उपयुक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर कोड 107 की यूनिट आपकी चौथी जो है प्रारंभ हो रही है। चौथी और पाँचवीं से आप लोगों के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। आप भले ही जो पहली दूसरी यूनिट से कम क्वेश्चन आएंगे ये देख लीजिएगा, लेकिन तीसरे चौथे से आप लोगों के भर भर के आएंगे, लेकिन क्योंकि आपके जो है ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। देख सकते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन आपका किसका है, तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन आपका बकिंघम का है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन आपका गॉल्टन का है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के आपके 3 प्रकार बताए। अगला है कि थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार कौन कौन है, तो मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि यानी उपयुक्त सभी आपके जो है ये तीनों बुद्धि बताए। अगला है कि एक व्यक्ति उतना ही बुद्धि रखता है जितना कि उसने नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना सीख लिया, यह कथन आपका किसका है, तो यह कथन आपका किसका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉल्विन का है। बुद्धि की विशेषताएं हैं, तो बुद्धि की विशेषताएं क्या है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, तर्कसंगत चिंतन यानी सभी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अभियोजित क्षमता है, यह कथन आपका किसका है, तो यह कथन आपका बर्ट का है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का अर्थ विवेक का प्रयोग करना है, यह कथन किसका है, तो बुद्धि का अर्थ है विवेक का प्रयोग करना, यह आपका वुडवर्थ का है। चेतन नहीं परिस्थिति में अनुकूलन करना ही बुद्धि है, यह कथन किसका है कि चेतन नहीं परिस्थिति में अनुकूल करना ही बुद्धि है, तो यह कथन आपका रॉस है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह कथन किसका है, तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, यह आपका टर्मन का। अगला है कि बुद्धि की विशेषता क्या है, तो बुद्धि की विशेषता क्या क्या है, सीखने की क्षमता है, सही है, तर्कसंगत चिंतन है, ये भी सही है, अमूर्त चिंतन की योग्यता यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं, एकत्व का सिद्धांत है, द्वितत्व का सिद्धांत है, बहुतत्व का सिद्धांत, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो बुद्धि की आपकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो जन्मजात है, सीखने की क्षमता है, विभिन्न बातों को सीखने की योग्यता है, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि अमूर्त बुद्धि के कितने आयाम हैं, तो अमूर्त बुद्धि के आपके कितने आयाम हैं आपके, तो 3 आयाम है, बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अमूर्त बुद्धि के आयाम नहीं है, तो आपका पहले आयाम देख लीजिए, 3 स्तर, गति और प्रसार है, चिंतन आपका नहीं है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कौन है, तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा का आपका प्रथम प्रतिपादक आपका विलियम स्टर्न है। अगला है कि कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है, तो 0 से 25 जिसकी बुद्धि लब्धि है उसे जड़ बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि जो आईक्यू के परिकलन का सूत्र यानी आईक्यू का फार्मूला किसने दिया, ठीक है, ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आईक्यू का फार्मूला यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका है। तो ये आपका होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका आएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपका किसका सूत्र है, आईक्यू का। और इसमें बताइए जो आपका मानसिक आयु जो इसमें आपका दिया गया क्या है, MA, और वास्तविक आयु CA गुणे 100, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कितने बुद्धि लब्धि वाले सामान्य बुद्धि का होता है, तो कितनी बुद्धि लब्धि जिसकी रहती है वह सामान्य बुद्धि का होता है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 से 109 तक की बुद्धि लब्धि को सामान्य बुद्धि कहा जाता है। कितने बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है, तो प्रतिभाशाली बुद्धि जो जिसकी भी बुद्धि लब्धि 140 है। मंद बुद्धि लब्धि वाले हैं, तो मंद बुद्धि लब्धि वाले कौन है, तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से 89। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 देख लेते हैं। 22 नंबर दिया कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो आपका
एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का, त्रिखंड का, अधिगम का सिद्धांत। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। तो बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया? बीने तथा साइमन ने किया। अगला है कि वेस्लर ने वयस्कों के लिए स्केल तैयार किया। तो बुद्धि मापने के लिए वेस्लर ने वयस्कों के लिए स्केल तैयार किया था आपका 1940 में। थार्नडाइक ने बुद्धि को बताया था। तो थार्नडाइक ने बुद्धि को मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि यानी सभी बताया था। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो द्विखंड बुद्धि का आपका सिद्धांत किसने दिया था? आपका स्पीयरमैन ने। बुद्धि के एक खंड का जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो एक खंड का सिद्धांत स्टर्न ने दिया था। बुद्धि का सिद्धांत नहीं है तो एक खंड का सिद्धांत है, द्विखंड का भी है, त्रिखंड का है, चार खंड का नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि का बहुकारक, ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो आपका बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका थार्नडाइक ने दिया। बुद्धि लब्धि का फार्मूला यानी सूत्र जो IQ का मैंने बताया था, मानसिक बटा वास्तविक गुणे 100, यह किसने दिया? तो यह किसने दिया बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम स्टर्न ने कब दिया? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम स्टर्न ने कब दिया? 1912 में दिया। अगला है कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आपके प्रवर्तक गिलफोर्ड हैं। सर्वप्रथम भारत में बुद्धि लब्धि परीक्षण कब किया गया? तो सर्वप्रथम भारत में जो आपका बुद्धि लब्धि परीक्षण कब किया गया? 1922 में। बुद्धि परीक्षण के जो है जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जो आपके जन्मदाता कौन है? आपका अल्फ्रेड बीने हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार है, तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार शाब्दिक व अशाब्दिक, व्यक्तिगत व सामूहिक, यानी दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण आपका किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। अगला है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण निर्माण किया गया। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण आपका कब किया गया? 1905 में। आर्मी अल्फा परीक्षण जो है किसके लिए तैयार किया गया था? तो ये आपका शिक्षित सैनिकों के लिए तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 38 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बीटा परीक्षण किसके लिए तैयार किया गया था? तो बीटा परीक्षण आपका किसके लिए? अशिक्षित लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। तो बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता ये आपका किसका कथन है? डियरबोर्न का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान में वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्षमता प्रदान करती है। तो यह कथन आपका 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायबर्न का है। बुद्धि वातावरण के अभियोजन की योग्यता है। तो बुद्धि वातावरण के अभियोजन की योग्यता है, यह कथन आपका कॉल्विन का है। जलोटा ने जो परीक्षण किया, तो जलोटा ने परीक्षण क्या किया? आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि टॉरेंस ने सृजनात्मक के कई पक्ष बतलाए, निम्नांकित में से कौन सा उन्होंने नहीं बताया? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लचीलापन, मौलिकता, प्रवाहिकता बताया, नवीनता की नहीं बताया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक में किस तरह के चिंतन की प्रमुखता होती है? तो किस तरह के आपके चिंतन की प्रमुखता होती है? आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अपसारी। अगला कि वैज्ञानिक सृजनात्मक का परीक्षण विकसित किया। तो वैज्ञानिक सृजनात्मक का परीक्षण का जो है विकसित किसने किया? तो इसका हैरिस और ओविन दोनों ने। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है। यह कथन आप लोगों का किसका है? तो यह कथन आपका ट्रेक्सलर का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका वुडवर्थ का है। रोसा बुद्धि, ये बुद्धि नहीं है, व्यक्तित्व परीक्षण, ये गलत है। ठीक है, रोसा व्यक्तित्व परीक्षण यानी रोसा स्याही धब्बा जो आपका परीक्षण है, यह किस सन में बनाया गया? तो यह किस सन में बनाया गया? 1921 में बनाया गया।
और यह किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। कथा प्रसंग परीक्षण TAT का निर्माण किया गया। तो 50 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्रे एवं मॉर्गन ने। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला देख लेते हैं कि TAT परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी है? तो 10 + 10 + 10 यानी 30। ऑप्शन नंबर डी। रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण किससे संबंधित है? तो रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण आपका व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। अगला है कि रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी है? तो रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या आपका कितनी है? 10 है। बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस सन में दिया? तो बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय आपका 1908 में दिया। और यदि एक लड़के की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगी? तो बताइए। ये मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था? वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु यहाँ पे कितना है? सॉरी, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितना है? 8 है, तो 8 ऊपर रख दीजिए। और उसके बाद वास्तविक आयु देख सकते हैं यहाँ पे कितना है? 10 है, 10 नीचे रख दीजिए। गुणे मैंने 100 बताया था, ठीक है। तो 10 से आपका 100 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो 10 बटे 80, बुद्धि लब्धि कितनी आ गई? 80। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, 80 आपका सही होगा। अगले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आएगा पक्का, इतना तो गारंटी समझ लिए, इससे तो आना है। सूत्र भी पूछेगा, ये भी गारंटी है। बुद्धि से तो कम से कम आपका जो बुद्धि चैप्टर है, बुद्धि जो आपके यूनिट है, इसमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे और यही सब आने वाला क्वेश्चन। 56 देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा का जो प्रथम प्रतिपादक है ईस्टर्न है। और कहना चाहूँगा चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित है? ये तो हो गया, ठीक है, वो तो पहले का क्वेश्चन है, ये अलग पेज था। यहाँ से कि बच्चों के बुद्धि के मापने की आवश्यकता किस कारण हुई? तो किस कारण हुई आपका? तो अच्छे सैनिकों अधिकारियों की आवश्यकता के। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि 5 वर्ष के जो कमलेश की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो कितनी होगी आपका? बताया था सूत्र क्या, फार्मूला कि मानसिक आयु बटा मानसिक आयु कितना दिया है? 8 दिया है। और वास्तविक आयु आपका हो जाएगा 5 वर्ष, गुणे 100। तो यहाँ पर से काट देंगे 20 से, तो 8 दूना 16, 160। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 160। अगला है कि स्याही धब्बा परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण, और कब? 1921 में। अगला है कि आर्मी अल्फा परीक्षण, ये कब आया, कब खोजा गया? तो आर्मी अल्फा परीक्षण आपका 1917 में, जब आपका प्रथम युद्ध के दौरान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? तो 25 से कम बुद्धि लब्धि बालक को जड़ बुद्धि कहा जाता है। और व्यक्तित्व शब्द हिंदी रूपांतरण है किसका है? तो व्यक्तित्व शब्द हिंदी रूपांतरण आपका पर्सनालिटी का। अगला देख लेते हैं कि पर्सोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्सोना आपके शब्द की उत्पत्ति आपका लैटिन भाषा से हुई है। अगला कि रोस्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अचेतन प्रयोजन के। किसके? अचेतन प्रयोजन के। इसका जो है उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, अचेतन प्रयोजन होगा। आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्पीयरमैन होगा। अगला कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुर्रे एवं मॉर्गन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 कि प्रक्षेपीय तकनीकी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपका प्रक्षेपी तकनीकी का प्रयोग किसके मापन के लिए आपका किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अभी क्षमता के प्रकार हैं, तो अभी क्षमता का आपका प्रकार कितना है? तो 3 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी क्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है। यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन आपका ट्रैक्सलर का। अगला कि विभेद अभिक्षमता परीक्षण होते हैं, तो ये आपका बैटरी टाइप।
अगला है कि यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण हुआ था, तो कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला है कि मिनेसोटा स्थानगत परीक्षण में बोर्ड होते हैं, तो कितने बोर्ड होते हैं आपके? 4 बोर्ड होते हैं। रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है, यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन आपका क्रेग का है। अगला है कि रुचि तालिका बनाने का कार्य किया गया, तो रुचि तालिका आपका बनाने का कार्य आपका 1919 में किया गया। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए रुचि तालिका बनाई गई, तो किसके द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, यानी माइनर ने। कुडर अधिमान लेखा में रुचि के कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो आपका 10 क्षेत्रों में। फ्रायड ने व्यक्ति की संरचना कितने स्तरों में वर्णन किया? तो कितने स्तरों में वर्णन किया? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3। अगला है कि फ्रायड के व्यक्ति की संरचना का स्तर नहीं है, तो फ्रायड के जो आपका व्यक्ति की संरचना का आपका स्तर क्या नहीं है? तो आपका सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निर्धारण मापनी के प्रकार है, तो निर्धारण मापनी के आपके प्रकार आपका क्या है? 4 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जो है चौथी यूनिट का जो है लास्ट ही चल रहा है, लास्ट पेज है, 10 क्वेश्चन है। और सर्वप्रथम निर्धारण मापनी का प्रकाशन किसने किया? तो सर्वप्रथम निर्धारण मापनी का जो है प्रकाशन आपका किसने किया? तो गॉल्टन ने किया। निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है, यह कथन आपका किसका है? तो निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है, यह कथन आपका रूथ स्ट्रैंग का। मापन के कितने स्तर हैं? तो मापन के आपके कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। अगला है कि समाज नीति का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य भाग क्या है? तो समाज नीति का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य भाग आपका चयन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, समाज नीति के विश्लेषण की विधियां। तो समाज नीति के विश्लेषण की विधियां आपका 3 है। प्रथम युद्ध के समय आपका प्रथम युद्ध के समय सांवेगिकता तथा अन्य शील गुणों की माप के एक वैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया, जो बाद में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम आपका WPDS था। अगला है कि MMPI का निर्माण किसने किया? तो किसने किया इसका निर्माण? हाथवे व मैकिनले ने। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो शारीरिक रचना के आधार पर आपका जो व्यक्तित्व का वर्णन किया आपका क्रेस्मर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 5वीं यूनिट यहाँ से आप लोगों का जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। तो 5वीं यूनिट हम लोग जो है 5वीं यूनिट में हमको लग रहा है 114 क्वेश्चन है, 114 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से 114 क्वेश्चन में से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि 52-53 मिनट हो चुका है। तो हम लोग जो 5वीं यूनिट है इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, जो भी छात्र देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के 12 से 15 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। और किन किन छात्रों का जो है पेपर कोड 109 का ए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और किसका किसका आपका 109 बी का है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसकी भी वीडियो अपलोड होगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूँगा, ए हो चाहे बी हो, कोई भी हो, सबका अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा जो भी छात्र भरे होंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।